हेलो गाइस, मैं हूं रविकांत और स्वागत करता हूं आप लोगों का स्टडीज बडी में बिहार बिस्कोमान के एक और मिनी मॉक टेस्ट के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मिनी मॉक टेस्ट का पार्ट 2 है आज। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसे आप देखिए। और इसमें आपका 5 इंग्लिश, 5 मैथ, 5 रीजनिंग और 5 जीके के क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो बिहार बिस्कोमान वाले जितने भी कैंडिडेट हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं आपके बिहार बिस्कोमान का पार्ट 2 का मिनी मॉक टेस्ट। आइए तो गाइस शुरुआत करते हैं मैथ के क्वेश्चंस के साथ। ये मैथ का यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। y प्लस 1/4y इक्वल टू 1। तो आपको निकालना है 8y का क्यू प्लस 1/8y का क्यू। तो अगर आप लोग इसको बना सकते हैं तो फटाक से इसको बनाइए और इसका कमेंट जो है आंसर कीजिए। तो बनाइए आप लोग, थोड़ा सा मैं टाइम दे देता हूँ आप लोगों को। तो गाइस आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन बना लिया होगा। तो मैं बता देता हूँ आपको। आपका यहाँ पे बोल कह रहा है कि है क्या, y प्लस 1/4y इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1, और आपको लाना किस में है, तो यहाँ पे 8y का क्यू में। यानी कि अगर 8y का क्यू लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2y का होल क्यू प्लस 1/2y का होल क्यू लिख सकते हैं दोस्तों। यानी कि यहाँ पे 2y का होल क्यू, यानी कि हमको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमको 2 चाहिए और यहाँ पे भी हमको 2 चाहिए। तो हम कर क्या सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो हम इसमें 2 से गुना कर सकते हैं सिंपली, दो बोथ साइड। तो यहाँ पे हम अगर बोथ साइड 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे y प्लस 1/4y इक्वल टू 1 है। अगर हम 2 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ 2 से गुना कर देते हैं तो हमारा बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y अब प्लस यहाँ 2 से, ये 2 से जो है यहाँ पे 2 आएगा गुना में, उससे ये 4 कट जाएगा 2 बार में। तो ये क्या हो जाएगा 1/2y इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल के आ गया, 2y प्लस 1/2y इक्वल टू 2 आ गया। तो आइए देखते हैं आगे। तो हमारा यहाँ पे निकल के आया था 2y प्लस 1/2y इक्वल टू 2। हमको लाना क्या है 8q के रूप में ना, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, q कर लेंगे। तो हो जाएगा हमारा 1q प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस बी। ये हमारा जो है फॉर्मूला होता है दोस्तों। किसका फॉर्मूला होता है ये, तो ये होता है A प्लस बी के होल क्यू का। यानी कि 2y प्लस 1/2y का होल क्यू हम करेंगे तो हमारा टूट के ये निकल जाएगा, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये 2 का क्यू अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यू हो जाएगा हमारा 8। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2y का क्यू करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 8y का क्यू प्लस इसको लिख सकते हैं 2y का क्यू है तो 8 1/8y का क्यू, क्योंकि 1 का क्यू भी 1 ही होगा। और प्लस यहाँ पे 2y से 2y कट गया, और ये 2y प्लस 1/2y का वैल्यू हमारा कितना है 2। यानी कि यहाँ पे 3 गुने 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 8। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि 8y प्लस 1/8y का वैल्यू हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 दूना 6 को इधर भेज देंगे माइनस में। तो 8 में से अगर इस 6 को हम घटा लेते हैं, इस 6 को हम इधर ले जाके उधर 8 में से इस 6 को घटा लेते हैं तो हमारा कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। यानी कि 2 हमारा जो है 8y का क्यू प्लस 1/8y का क्यू इक्वल टू कितना आ गया 2। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 8y प्लस 1/8y का क्यू इक्वल टू 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और दिखाते हैं आपको अगला क्वेश्चन। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर आप लोग ये क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, अगर आप लोग ये क्वेश्चंस बना ले रहे हैं तो आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी है बिहार बिस्कोमान के लिए, या फिर एसएससी के लिए भी आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक समबाहुभुज का अंतःकोण तथा बाह्य कोण के बीच का अंतर जो है 60 डिग्री का है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग अगर बना सकते हैं तो फटाक से बनाइए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बोल क्या रहा है, अंतःकोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर। यानी कि अंतःकोण में से बाह्य कोण को घटाया जाए तो 60 डिग्री हमारा आना चाहिए, यही बोल रहा है दोस्तों। तो अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है, अंतःकोण का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 180 डिग्री बाई n।
ये होता है अंतःकोण का फॉर्मूला। और बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो 360 बटा में एन हमारा बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है। तो इसका अंतर यानी कि इसका घटाव, इसमें से इसको घटाने पे क्या आना चाहिए? 60 डिग्री आना चाहिए। तो सिंपली ये हो गया आपका। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो है करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एन एन का पहले इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 180 एन हो जाएगा और माइनस 360 हो जाएगा दोस्तों। 180 एन माइनस 360 ये हो जाएगा 180 एन 180 दूनी 260। तो अगर हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं, एन का एलसीएम हमारा एन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 एन माइनस 360 और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस और आधार सेम है तो ये भी 360 हो जाएगा दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? बराबर में हमारा कितना है? 60 डिग्री। इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा आपका कि 180 एन माइनस 720 इक्वल टू 360 और 360 जो है 720 हो जाएगा दोस्तों। ये दोनों जो माइनस माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह जो है माइनस का ही रहेगा, इक्वल टू 60 एन। तो अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे अगर 180 में 60 एन घटा लेते हैं और ये बराबर का चिन्ह है तो उधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बता देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 120 एन इक्वल टू 720 हो जाएगा दोस्तों। ये 180 में से 60 घटेगा तो कितना बचेगा? 120 एन बचेगा और इक्वल टू ये 720 इधर माइनस में था, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे कटा सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 आपका कट जाएगा यहाँ पे, और 12 छक्के 72, यानी कि एन का वैल्यू आपका कितना आ गया? 6 आ गया दोस्तों। तो आपको भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है आपका। एन बराबर 6 यानी भुजाओं की संख्या क्या हो गया? 6 हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे दोस्तों तो वीडियो को अब तक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि एक्स और वाई का अनुपात दिया गया है और हमारा पूछ रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा। तो ये काफ़ी ईजी है क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से, मैं जानता हूँ। तो मैं बताता हूँ इसको कि 3 गुना वाई का मान कितना है? वाई का मान है, वाई का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 गुना एक्स का स्क्वायर 1 और अनुपात, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 2 गुना वाई का स्क्वायर यानी कि 9 और माइनस 8 गुना एक्स का स्क्वायर मतलब कि 1। तो ये क्या हो जाएगा? 3 9 27 और 3 30 हो जाएगा दोस्तों। और ये हो जाएगा 9 दूना 18 में से 8 जाएगा तो 10, यानी कि 3:1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप क्वेश्चन अच्छा होगा, तो आपको अच्छा लग रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं कि दीपक और प्रदीप की वर्तमान आयु क्या का अनुपात जो है 3:5 के अनुपात में है। इनकी आयु का योग जो है 80 है, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे है दीपक और यहाँ पे है प्रदीप। इनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:5 है। अगर हम मान लेते हैं कि अनुपातों में x शामिल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों का आयु कितना दिया हुआ है? योग दिया हुआ है 180, तो हम दोनों का आयु निकाल सकते हैं दोस्तों। कैसे निकाल सकते हैं? तो दोनों के आयु के अनुपात को ऐड कर लेते हैं x मानकर। तो 5x प्लस 3x इक्वल टू हो गया आपका 80, जो कि दोनों का आयु का योग है। तो 8x इक्वल टू कितना हो गया? 80, यानी कि 8 दहा में कट गया 80, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 10। यानी कि दीपक की जो आयु है वो 10 तियाँ 30 वर्ष है और आपका प्रदीप की जो आयु है वो 10 पचे 50 वर्ष है। आगे अब कह क्या रहा है कि दीपक और प्रदीप की आयु जो है वो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो ये 30 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष हो जाएगी इसकी आयु। और ये 50 वर्ष है प्रदीप, तो 10 वर्ष बाद ये 60 वर्ष हो जाएगी। तो 0 से 0 कट जाएगा, आपका अनुपात में लेकर चलना है। तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी कि आपका 2:3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ये ट्रिगो का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग अगर ट्रिगो का अगर क्वेश्चन करते होंगे तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि tan 4 डिग्री, tan 43 डिग्री, tan 47 डिग्री और tan 86 डिग्री का मान क्या होगा? आपको बताना है यही कि क्या होगा। तो आइए मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि tan 4 डिग्री है और उसके बाद इंटू tan 43 है, उसके बाद इंटू tan 47 डिग्री है और उसके भी इंटू tan 86 डिग्री है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि किसी एक को भी हम अगर क्वाट में चेंज कर लेते हैं दो में से, यानी कि इसको या फिर इसको, जिसको जोड़ने पे हमारा 90 आ रहा है उसका मान हमारा 1 हो जाता है। ये सिंपल ट्रिक है। तो इसको भी जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। ये हमारा सिंपल ट्रिक है।
लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि कैसे बनेगा ये भी बताता हूँ। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको tan4 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और tan43 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 47 लिख सकते हैं। तो tan 90 माइनस 47 यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, कॉट थीटा हो जाता है, यानी कि कॉट 47 डिग्री हो गया। और उसी तरह से इसको फिर ऐसे ही छोड़ देंगे, और यहाँ पे फिर tan 86 को चेंज कर लेंगे, तो यानी कि tan 86 यानी कि 90 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 86, यानी कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है, तो होता है दोस्तों कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू 4 कॉट थीटा होता है। तो ये आपका फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। तो ये कितना है हमारा tan 4 डिग्री, और ये हमारा है cot 4 डिग्री, और ये cot 47 और ये tan 47। तो यहाँ पे ये कट जाता है, tan 4 और cot 4 और tan 47 और cot 47 आपस में कट जाता है, तो एक अनुपात में कटता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, एक बार में आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताता हूँ कि कैसे कट जाता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे कट जाता है, मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या था, हमारा tan 4 डिग्री था, और यहाँ पे क्या था, cot 47 था, और यहाँ पे tan 47 था, और यहाँ पे cot आपका 4 डिग्री था। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan को ऐसे छोड़ देते हैं, tan 4 डिग्री को ऐसे छोड़ देते हैं, cot को क्या लिख सकते हैं, cot 47 को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 47 लिख सकते हैं दोस्तों। tan थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। और यहाँ पे आपका tan 47 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और cot 4 को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 4 लिख सकते हैं। तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो एक गुना एक इक्वल टू कितना आ गया हमारा, एक। अब समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट आगे। ये आपके मैथ के टॉप 5 क्वेश्चंस थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आप लोगों ने आई होप अच्छे से बना लिया होगा। तो अब आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह से आपका गैरेज मोटर कार से संबंधित है, उसी तरह से वायुयान किससे संबंधित है, आपको ये बताना है इसमें। तो फटाक से इसको बताइए। देखिए गैरेज जो है, गैरेज में क्या होता है, मोटर कार्स जो है गैरेज में लगती हैं, खड़ी होती हैं। वायुयान, तो आपको इसी में यही बताना है कि वायुयान जो है वो किस में खड़ी होगी, किस में खड़ी होगी, उसके खड़े करने का जगह क्या होगा। तो यहाँ पर वर्कशॉप जो होगा वो नहीं होगा, और यहाँ पे अड्डा जो होगा वो भी नहीं होगा, यहाँ पे गोदी जो होगा वो भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो होगा हैंगर। हैंगर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि जो वायुयान के जहाँ पे खड़ी होती है उन्हें क्या कहते हैं, हैंगर कहते हैं, हैंगर कहते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि अड्डा, यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे अड्डा आंसर करके आ जाते हैं, जो कि सरासर गलत है दोस्तों। अड्डा वो होता है जहाँ से वायुयानें उड़ान भरती हैं, जहाँ पे खड़ी होती हैं वो जो होता है हैंगर होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे CAT दिया है, DDY दिया हुआ है, BIC दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा। तो सिंपली इसको बना लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि C के बाद 1 बढ़ रहा है, D हो रहा है, A के बाद यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, तो ABCD हो रहा है, और यहाँ पे T के बाद Y कितना बार में हो रहा है, तो यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, तो Y हो रहा है दोस्तों, हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम इसमें से 1 बढ़ा लेंगे, तो B के बाद क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इसमें 2 बढ़ा लेंगे तो I के बाद JK L हो जाएगा, और G के बाद 4 बढ़ा लेंगे तो गिन सकते हैं आप, GHIJK L हो जाएगा। यानी कि CCL जो है ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 दिया हुआ है, अनुपात 60 दिया हुआ है, तो 210 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा। तो इसको फटाक से आप लोग बना के इसका कमेंट में आंसर कीजिए। फटाक से आप लोग बनाइए इसको, और इसका आंसर जो है कमेंट में लिखिए। आई होप आप लोग बना चुके होंगे वीडियो को रोक करके। तो मैं बताता हूँ आपको कि ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है बनाने के लिए, क्योंकि दिमाग ज़्यादातर इस तरह से सोचता नहीं है हमारा। यहाँ पे किया क्या हुआ है कि यहाँ पे जो 25 है उसमें 12/5 से गुना किया गया है। तो यहाँ पे 5 से 5 बार में, यानी कि 12×5 = 60 हो जाता है। तो रीजनिंग में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस में इस तरह के लॉजिक लगाते नहीं हैं हम, क्योंकि हम इस तरह से सोचते नहीं हैं। लेकिन ये क्वेश्चन है कि इसी तरह से सोच के बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे 210 में हम 12/5 से गुना कर लेंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा 504। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 504 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे 121 और 17 दिया हुआ है, यहाँ पे 56 और 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 168 और 24 दिया हुआ है, और 47 और 21 दिया हुआ है। तो फटाक से इसको कीजिए आप लोग, इसको बना के इसका कमेंट में आंसर कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ईजी है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपने इसको बना लिया होगा। तो मैं बताता हूँ आपको कि ये कैसे बना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे ऑप्शंस में 7 से गुना है, यानी कि 8 सत्ते 56, 21 साते 147, और यहाँ पे 24 साते 168, यहाँ पे 7 से गुना है, लेकिन 17 साते 119 होता है, लेकिन यहाँ पे 119 नहीं दिया हुआ है, 121 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका डिफरेंट है, इसलिए आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि यहाँ पे 7 है, 9 है, और यहाँ पे 13 है, 21 है, 37 है, तो यहाँ पे क्या होगा। तो बनाइए इसको भी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 से 9 2 बढ़ रहा है, 9 से 13 4 बढ़ रहा है, 13 से 21 जो है वो कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, और 21 से 36 जो है 16 बढ़ रहा है, यानी कि दुगना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32। तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा दोस्तों, 32 बढ़ेगा, यानी कि हमको 37 में 32 को जो है वो ऐड कर देना होता है। तो 7 2 9 हो गया, और 3 3 6, यानी कि 69 आपका जो है 69 वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका 69 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चंस रीजनिंग के। अब आते हैं जीके की ओर। जी अपन जीके के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं लेकर आया हूँ, जो जिसको पढ़ने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा, और आप इसका मॉक टेस्ट भी अच्छे से लगा के कमेंट में आंसर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन जीके का आप देख सकते हैं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था। जी फ्रेंड्स, कब गिरफ्तार किया गया था, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका 7 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर बी में है 30 अप्रैल 1942, ऑप्शन नंबर सी में है 9 अगस्त 1942, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है 5 जुलाई 1942। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो शुरू कब हुआ था। तो ये शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के समय, यानी कि ये शुरू हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 को आपका इसकी शुरुआत हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की। और उसके अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्रांतिकारी नेताओं के साथ ये धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, उसके वजह से इनको 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था, और 8 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व समाप्ति के समय ही आपका इनको शुरुआत हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का। और ये आंदोलन जो था वो भारत से अंग्रेजी जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसको खत्म करने के लिए शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 14 वर्ष, बी है 15 वर्ष, सी है 16 वर्ष, और डी है 18 वर्ष। तो आप लोग फटाक से इसका आंसर जो है कमेंट कीजिए। मैं बताता हूँ आपको कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 14 वर्ष वो बिल्कुल सही है दोस्तों। 14 वर्ष जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नीति निर्देशक तत्व के अनुसार सॉरी संविधान के अनुच्छेद 45 में अनुच्छेद जो है 45 में आपका ये कहा गया है कि 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। तो आपका जो यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गया है कि किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 45 में दिया गया है आपका, और आयु कितनी होना चाहिए, तो कम से कम 14 वर्ष तक होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 11, बी है 15, सी है 18, और डी आपका है 7। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ कि आपका आंसर जो होगा वो आपका बी 15 वो बिल्कुल सही है। न्यायालय में आपके 15 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य आपका पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था।
और इसके साथ ही पानीपत के क्षेत्र में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है। टिहरी जल विद्युत परिसर जो है ये काफी चर्चित क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत से एग्जाम्स में आ भी चुका है, और हर अगर आप कोई सेट लगाते हैं तो उसमें भी आता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है सिक्किम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तराखंड, वो बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में ही है जो टिहरी जल विद्युत परिसर स्थित है। यह आपका गंगा गंगा नदी की जो सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी भागीरथी पर स्थित बांध है। भागीरथी पर स्थित ये बांध है जो कि विश्व का पांचवा सबसे बड़ा बांध है, पांचवा सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। ये जो टिहरी विद्युत जल विद्युत परियोजना का जो बांध है, टिहरी बांध, वो पांचवा सबसे बड़ा बांध है, ऊंचा बांध है आपका। और इसकी जो ऊंचाई है वो है आपका 261 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो है 261 मीटर। ये सारे टॉपिक्स आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे कि टिहरी बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी पर है, और ये विश्व का सबसे बड़ा पांचवा बांध है, और आपका इसकी ऊंचाई जो है वो 261 मीटर है। तो गाइस यहाँ पे जीके के क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आज इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नहीं कराने वाला, मैं आपका इंग्लिश में एक क्लोज टेस्ट कराने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये क्लोज टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लेकर, क्या क्योंकि आपके एग्जाम्स में एक क्लोज टेस्ट दिया जा सकता है, इसलिए मैंने आज 5 क्वेश्चंस की एक क्लोज टेस्ट आपके लिए रखा है। तो इसको आप लोग लगाइए और इसका कमेंट में आपको आंसर कीजिए कि 5 में से आप कितने सही करते हैं। तो इसको मैं बता देता हूँ आपको कि इसको बनाने का तरीका क्या होता है, इसको इस क्लोज टेस्ट को लगाने का तरीका क्या होता है। यहाँ पे मैंने इसके आंसर्स भी यहाँ पे रख रखे हैं। तो इसको मैंने बता देता हूँ कि इसका तरीका होता है कि सबसे पहले आपको इसको पूरी तरह से पढ़ लेना होता है। यहाँ पे पढ़िए। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज born in Gujarat 31st of October 1875 into a family of patriots। तो पैट्रियट्स मतलब क्या होता है दोस्तों, पैट्रियट्स मतलब होता है देशभक्त, यानी कि देशभक्तों की फैमिली में ये 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पैदा हुए थे, जो कि गुजरात में पैदा हुए थे। यहाँ पे देख सकते हैं हिज फादर वाज अ फार्मर एंड, यहाँ पे आपको भरना है फॉर इंडियाज फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। यहाँ पे फुल स्टॉप है आपका विठला भाई, विठला भाई जो थे, यहाँ पे कर रहा है कि विठला भाई वल्लभ भाई एल्डर ब्रदर। यहाँ पे खाली स्थान आपको भरना है। ऑल्सो अ वेल नोन पैट्रियोट्स, मतलब ये भी एक जाने माने देशभक्त थे। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम अ यंग एज इटसेल्फ। वल्लभ भाई वाज वेरी, यहाँ पे खाली स्थान में आपको भरना है, एंड राइट हिज वॉइस, यहाँ पे खाली स्थान में आपको भरना है इनजस्टिस। हिज खाली स्थान भरना है वाज टू बिकम अ बैरिस्टर लाइक हिज ब्रदर। तो आइए इसको अब फिल करते हैं हम लोग, कैसे इसको भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला में क्या कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज बोर्न इन गुजरात ऑन 31 अक्टूबर 1875 इनटू अ फैमिली ऑफ पैट्रियट्स। यहाँ पे हिज फादर वाज अ फार्मर एंड, यहाँ पे आपको 81 में भरना है फॉर इंडियाज फ्रीडम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उनके फादर जो थे वो एक किसान थे, और इंडिया के फ्रीडम के लिए उन्होंने क्या किया था। तो यहाँ पे 81 में आपका था कॉन्डेम्न, यानी कि आपका कॉन्डेम मतलब होता है निंदा करना, यानी कि क्या उन्होंने निंदा किया था। तो ये नहीं होगा दोस्तों, निंदा नहीं होगा। यहाँ पे बी में है इनकरेज्ड, इनकरेज मतलब साहस देना, तो ये इंडिया की आज़ादी के लिए साहस दिए थे, इंडिया की आज़ादी, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे डिसाइडेड सी मतलब इन्होंने निर्णय ले लिया था, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे डी, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फाउट, यानी कि उन्होंने इंडिया के फ्रीडम के लिए लड़ा था। यहाँ पे अगर आप फाउट फिट करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हिज फादर वाज अ फार्मर एंड फाउट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाउट हो जाएगा दोस्तों, एंड फाउट फॉर इंडियाज फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश, एंड फाउट फॉर इंडियाज फ्रीडम फॉर द फ्रॉम द ब्रिटिश। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे फाउट क्यों हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आप देख सकते हैं कि विठला भाई जो थे वल्लभ भाई जी का एल्डर ब्रदर थे। यहाँ पे खाली स्थान में ऑल्सो अ वेल नोन पैट्रोइट्स। तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देख सकते हैं 82 में कि यहाँ पे बीन वाज हैड और हु दिया गया है। तो यहाँ पे क्या भर सकते हैं इसमें से, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है
बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप वाज भर सकते हैं। यहाँ पे ही वाज देख सकते हैं कि विठला भाई वल्लभ भाई इल्डर ब्रदर वाज ऑल्सो अ वेल नोन पेट्रोइट्स, मतलब कि विठला भाई जो थे, वल्लभ भाई के बड़े भाई, वो भी एक वेल नोन देशभक्त थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो ही वाज द चेयरमैन ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम द यंग एज इट सेल्फ वल्लभ भाई वाज वेरी, यहाँ पे खाली स्थान भरना है, एंड राइज हिज वॉइस, यहाँ पे खाली स्थान भरना है इनजस्टिस, यानी कि 83 और 84 में आपको क्या भरना है ये आपको देखना है। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं कि यहाँ पे 83 में क्या कर रहा है कि फ्रॉम अ यंग एज और इट सेल्फ वल्लभ भाई वाज वेरी, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, तो वेरी आपका वेरी के बाद जो वल्लभ भाई थे वो भी बहुत थे, क्या थे, सिंपैथिक, सहानुभूतिपूर्ण, सहानुभूति वाले थे। सिंपैथिक मतलब होता है सहानुभूति। यहाँ पे एनोइड, एनोइड मतलब होता है कि चिंता करना, चिंता करना। यहाँ पे सबमिसिव मतलब होता है विनम्र, विनम्र। और यहाँ पे डी में आपका कोरेजियस मतलब होता है साहसी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो भी बहुत ही साहसी थे और उन्होंने अपना आवाज उठाया, आवाज उठाया, किस लिए आवाज उठाया था आपका, आवाज उठाया इनजस्टिस के लिए, मतलब कि जो कानून नहीं मानते हैं, जो अच्छे कानून नहीं है उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, खिलाफ आवाज उठाया इन्होंने, तो यहाँ पे आप लोग क्या भर सकते हैं, यहाँ पे 84 में अगेंस्ट भर सकते हैं दोस्तों। तो आइए यहाँ पे दोनों भर के पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रॉम अ यंग एज ही वाज वेरी कोरेजियस एंड राइज अ वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, यानी कि वे भी काफ़ी ज़्यादा साहसी थे और उन्होंने, वल्लभ भाई भी बहुत ज़्यादा साहसी थे और उन्होंने भी अपना आवाज़ उठाया इनजस्टिस के खिलाफ। हिज, यहाँ पे आगे बढ़ना है, वाज अ बिकम अ बैरिस्टर लाइक हिज ब्रदर, मतलब ये भी अपने भाई की तरह बैरिस्टर बनना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होती है, इनकी इच्छा थी या फिर लक्ष्य यही ना होगा कि इनकी इच्छा थी कि वो भी बैरिस्टर बनना चाहते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में देख सकते हैं इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धिमत्ता, क्या उनकी बुद्धिमत्ता थी कि वो भी अपने भाई की तरह बनना चाहते हैं? जी नहीं दोस्तों। एनेक्जाइटी मतलब होता है कि चिंता, क्या उनको चिंता थी कि वो भी अपने भाई की ओर बनना चाहते हैं? जी नहीं दोस्तों। यहाँ पे विगोर मतलब होता है, विगर मतलब होता है आपका दोस्तों, विगर मतलब होता है दोस्तों ताकत, क्या उनकी ताकत थी कि वो भी अपने दोस्त भाई के साथ बनना चाहते थे? जी नहीं दोस्तों। यहाँ पे उनका एम्बिशन यानी कि लक्ष्य था, उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वो अपने भाई की तरह बनना चाहते थे। तो गाइस ये आज के टॉप 20 क्वेश्चंस थे जो कि आपको मैंने पांचों सब्जेक्ट से, चारों सब्जेक्ट से करा दिया है। तो गाइस आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे तो चैनल को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं बिहार बिस्कोमान की पार्ट 3 को लेकर आएंगे तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।